मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के ऊपर। सिस्टम इंटरनेशनल एक यूनिवर्सल सिस्टम है जिसके अंदर हम कम से कम मिक़दारों को क्या है उनके यूनिट्स डिफ़ाइन करने के बाद उन मिक़दारों की मदद से बाकी तमाम मिक़दारों को डिफ़ाइन करते हैं इस सिस्टम के अंदर। आपके पास मिक़दारें दो तरह की होती हैं। एक वो मिक़दारें हैं जिन्हें हम मैयर कर सकते हैं और दूसरी वो मिक़दारें जिनको हम मैयर नहीं कर सकते या जिनकी पैमाइश नहीं कर सकते। जैसा कि आपके पास मोहब्बत, नफ़रत, खूबसूरती, गुस्सा, ये ऐसी मिक़दारें हैं जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। मतलब आप नहीं बता सकते हैं कि किसी को कितना गुस्सा आया है, कोई कितना खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। और दूसरी मिक़दारें ऐसी हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब कि आपके पास बुनियादी मिक़दारें और माखूज़ मिक़दारें। उसके बाद है जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या होता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जो कि तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होता है और इसकी मदद से हम तमाम दूसरी मिक़दारों को डिफ़ाइन करते हैं, उनके यूनिट्स डिफ़ाइन करते हैं, तो इसको आप उसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि पहले दौर में मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ मिक़दारों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ सिस्टम इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि आपके पास एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम वग़ैरह। अब इसका नुकसान क्या था? सवाल ये है, इसका नुकसान जो है वो दिसंबर 1998 में हुआ। हालांकि 1960 में क्या है आपके पास एसआई सिस्टम मौजूद था, लेकिन ये बाई चांस एक जो है वो हादसा कह लें हो गया। इस मिशन के दौरान जो है हर साइंटिस्ट ने जो है मिक़दारों के मुख्तलिफ़ यूनिट्स इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से जो है वो बहुत लॉस हुआ और सैटेलाइट क्या है गायब हो गया। तो दिसंबर 1998 में जब नासा ने मार्स पर अपना सैटेलाइट क्लाइमेट आर्बिटर रवाना किया और इसका मकसद मार्स के माहौल से आगाही देना था। और जब सितंबर 1999 को मार्स पर जाते हुए ये सैटेलाइट लापता हो गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि दो टीमें इस पर जो काम कर रही थी, उनमें से एक इंग्लिश टीम ने जो है लेंथ का यूनिट क्या है फीट और मैस का यूनिट क्या है पाउंड इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी टीम ने जो है वो एसआई यूनिट्स क्या है इस्तेमाल किए हैं, जिसके अंदर लेंथ का यूनिट मीटर आ जाता है और आपके पास मैथ का यूनिट किलोग्राम होता है। तो इससे क्या हुआ जिसकी वजह से सैटेलाइट क्या है डिसलोकेट होने की वजह से गायब हो गया, मतलब कि लापता हो गया। इस तरह की सूरत हाल में जबकि एसआई सिस्टम हमारे पास मौजूद था, एक छोटी सी गलती की वजह से क्या है इतना नुकसान हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एसआई सिस्टम नहीं था, एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं था इस तरह का यूनिट्स का क्वांटिटीज़ को मतलब कि डिफ़ाइन करने का, तो उससे पहले मतलब कि क्या-क्या इस तरह के नुकसानात होते होंगे। तो एक इंटरनेशनल कमेटी ने ये फ़ैसला किया इनके पूरी दुनिया के लिए एक ही यूनिट का सिस्टम होना चाहिए और 1960 में इस तरह एसआई मतलब कि आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम की बुनियाद क्या है रखी गई। किसी भी सिस्टम में हमें तमाम मिक़दारों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ़ चंद मिक़दारों लेकर इनकी मदद से क्या है बाकी तमाम मिक़दारों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसी मिक़दारों को हम क्या है बेस मिक़दारें या बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस मिक़दारों की तारीफ़ या बेस क्वांटिटीज़ की तारीफ़ हम ऐसे कर सकते हैं, द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़ एंड प्रोवाइड बेस फॉर द डेफिनेशन ऑफ द अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब कि ऐसी मिक़दारें जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की गई होती और दूसरी क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन के लिए उनको डिफ़ाइन करने के लिए एक बेस एक बुनियाद मुहैया करती हैं। ऐसी मिक़दारों को हम क्या कहते हैं जी? बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं या बुनियादी मिक़दारें कहते हैं। और हमारे पास जो है वो 7 तरह की बेस क्वांटिटीज़ हैं और बाकी तमाम की तमाम मिक़दारें इन्हीं से डिफ़ाइन की जाती हैं, जो कि हमारे पास ये होती हैं। आपके पास इस टेबल में दिया गया है। आपके पास सबसे पहले लेंथ आ जाती है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर होता है। इसको सिंबल एम होता है। उसके बाद मैस है, मैस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो सिंबल होता है ज़ाहिर करने का वो केजी होता है यानी किलोग्राम होता है।
उसके बाद आपके पास टाइम आ जाता है या ड्यूरेशन कह लें इसे, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल एस होता है, मतलब सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इसका यूनिट एम्पेयर है, इसको ए से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन है और इसको के से ज़ाहिर करते हैं। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी किसी चीज़ की मिकदार, उसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मोल है, इसको एम ओ एल से आप ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद लेमिनियस इंटेंसिटी, मतलब कि लाइट की शिद्दत है, इसको आई से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट कैंडेला होता है आपके पास, इसको सी डी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब ऐसी मिकदारें जिन्हें हम बुनियादी मिकदारों से अखज़ करें, उनको हम क्या कहते हैं, माखूज़ मिकदारें या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हम उन्हें कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एरिया है, एरिया का यूनिट क्या है, आपके पास एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं आप एल स्क्वायर से। मीन टू से दैट के आपके पास, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है, तो दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का एल क्यूब आ जाएगा और इसका यूनिट आपके पास मीटर क्यूब बनेगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम का मीटर क्यूब बन जाएगा। इस तरह से आपके पास स्पीड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं अनगिनत हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी सप्लीमेंट्री यूनिट। हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं वो रेडियंस और स्टीरेडियंस होते हैं। सबसे पहले हम रेडियंस की डेफिनेशन देखते हैं। 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि एक दायरे के सेंटर पर बनने वाला एंगल, जब उसका रेडियस आर और उसकी आर्क लेंथ बराबर हो जाए, तो वो जो सेंटर पर एक एंगल बनता है उसको आप उसका क्या कहते हैं, 1 रेडियन, उसका उस एंगल को आप कहते हैं। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। द नंबर ऑफ द रेडियंस इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि उसकी आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इसमें हमारे पास जो है एक सर्कल होता है, सर्कल का एक रेडियस होता है और उस रेडियस की जो है वो कुछ ना कुछ आपके पास लेंथ होती है। इसको समझने के लिए एक तस्वीर के अंदर आपको दिखाया गया है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, आर है, और इसको क्या है, एक पॉइंट ओ पर फिक्स किया गया है। मतलब कि ये रोटेट कर सकता है अपने एक्सेस के गिर्द। इब्तदाई पोजीशन में ये पॉइंट ए पर है हमारे पास। यहाँ पर हम इस पोजीशन को मार्क कर लेंगे, मतलब कि किसी पेंसिल की मदद से, कि इब्तदाई पोजीशन इसकी ये है। हम इस रॉड को क्या है, पॉइंट ए से पकड़कर पॉइंट बी तक क्या है, रोटेट करवाते हैं, ठीक है, मूव करवाते हैं। तो पॉइंट ए और बी का दरमियानी फासला जो है वो आर के बराबर हो जाए, इतना मूव करवाएंगे हम कि रेडियस आर और इसकी जो आर्क लेंथ बन रही है पॉइंट ए और बी के दरमियान, वो दोनों बराबर हो जाए। अब रॉड की एक इब्तदाई पोजीशन और इंतहाई पोजीशन, मतलब कि जो पोजीशन पहले हमने मार्क की थी और अब वाली पोजीशन जो पहुंचा है पॉइंट बी पर, इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में दायरा के सेंटर के ऊपर पॉइंट ओ के ऊपर क्या है, एक एंगल बनता है, ये दोनों बनाते हैं। इस एंगल को क्या कहेंगे हम, 1 रेडियन कहेंगे। मतलब कि ये एंगल जो बन रहा है हमारे पास, ये क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो किसी भी आपके पास सर्कल में जो है नंबर ऑफ रेडियंस मालूम करने का एक फार्मूला होता है, जो कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि जितना आपने मूव कराया उसकी आर्क लेंथ वो कहलाई, और डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम जो है रॉड को पॉइंट ए से घुमाकर एक चक्कर मुकम्मल करके दोबारा पॉइंट ए पर लाएंगे, तो मतलब कि एक मुकम्मल दायरा आपके पास कंप्लीट होगा और रॉड की इब्तदाई पोजीशन को हम नोट करेंगे पॉइंट ए पर। तो एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद जो है इसकी इब्तदाई पोजीशन और इसकी इंतहाई पोजीशन के दरमियान में जो एंगल बनेगा हमारे पास, वो एक कंप्लीट सर्कल का होगा, जो कि एक कंप्लीट रोटेशन कहलाएगी, जो कि 360 डिग्री होगा हमारे पास। अब जब हमने इस को एक मुकम्मल रोटेशन कंप्लीट करवा दी,
और एंगल हमारे पास हासिल हुआ 360 डिग्री। तो वो फासला जो कि पॉइंट ए से दोबारा पॉइंट ए तक आते हुए हमारे पास कवर हुआ एक मतलब कि यूँ कहें कि आपके पास ये जो सर्कल बना है, इसको समझ लें ये एक वायर थी। अब इस वायर को वायर का लेंथ कितनी है, मतलब कि फासला कितना हमने कवर किया इन सर्कुलर मोशन में, तो वो हमारे पास आता है। उसका एक फार्मूला होता है जिसको आप सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल कहते हैं। इस सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हैं, जो कि हमारे पास 2πr होता है। आर क्या है, जो आपके पास सर्कल है इसका रेडियस है। अब जब रॉड एक जो रेवोल्यूशन है वो मुकम्मल करता है, तो 360 जो है वो कंप्लीट करता है। 360 डिग्री कंप्लीट किया तो हम कहेंगे वन रोटेशन या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने के बराबर होगी, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी। और आपके पास नंबर ऑफ द रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ रेडियंस होंगे उनका फार्मूला भी वही है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब की बार आर्क लेंथ को हमने क्या कह दिया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब कि अब आर्क लेंथ नहीं है बल्कि पूरे का पूरा हमने एक चक्कर कंप्लीट किया, पूरे के पूरे दायरे का एक सरकमफेरेंस हम कहेंगे। वो आर्क लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। और रेडियस तो हर एक जो आपके पास होता है सर्कल, उसका होता ही है कुछ ना कुछ डिफाइन होता है वो। तो 2πr डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, आर से आर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास द नंबर ऑफ द रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन, हमारे पास 2π रेडियंस आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ द रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन हमारे पास इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ डिग्रीज। नंबर ऑफ रेडियंस जो जितने कंप्लीट होते हैं उतना ही मतलब कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज इन एंगल के लिहाज से नंबर ऑफ डिग्रीज जो होती हैं वो टोटल कंप्लीट हो जाती हैं। तो 2π रेडियंस इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम जो है वो 2π को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे बच जाता है हमारे पास 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2π। तो पाई की वैल्यू तो डिफाइन होती है जो कि 3.14 होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम 360 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 1 रेडियन है वो 57.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि इतने के बराबर आ जाता है। अब हमारे पास जो है वो 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान जो है वो कितने रेडियंस होते हैं, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर, अगर हम क्या करें 360 के ऊपर हम 6 को डिवाइड करें, 6.28 इसको डिवाइड करें तो तकरीबन वही मतलब कि इक्वालिटी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 6 रेडियंस से ज़्यादा, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 6 रेडियन से ज़्यादा रेडियंस तकरीबन पाए जाते हैं हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली सिक्स रेडियंस पाए जाते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर। तो अब हम देखेंगे स्टीरेडियन को। स्टीरेडियन इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, तो पहले हमने जो है वो रेडियन देखा था। रेडियन एक सर्कल की बात करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टीरेडियन की तो स्टीरेडियन के अंदर हमारे पास जो है वो एक स्फेयर आ जाती है। स्फेयर के अंदर भी एक ना एक रेडियस होता है उसका, तो उस रेडियस का क्या कहते हैं इसके अंदर कि उसका आपने उस रेडियस का स्क्वायर ले लेना है, और उसका जो ऊपर वाला सरफेस एरिया होगा जितना का जितना होगा आपके पास उस स्फेयर का, वो और उसका जो रेडियस का स्क्वायर है वो जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उसके इंटीरियर पॉइंट पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको आप उसका स्फेयर का स्टीरेडियन कहेंगे आप। और आपके पास जो होता है किसी भी सरफेस ऑफ द क्लोज्ड स्फेयर ऑफ द रेडियस आर, मतलब कि किसी भी आपके पास एरिया जो होता है स्फेयर का वो होता है 4πr²। तो इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन वन स्फेयर, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ द स्फेयर, एक स्फेयर का एरिया डिवाइडेड बाय r², मतलब कि उसके रेडियस का आपने स्क्वायर ले लिया, उस पर जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरेडियंस आ जाते हैं एक स्फेयर के अंदर। और हमारे पास क्योंकि एरिया ऑफ द स्फेयर जो है वो 4πr² है और डिवाइडेड बाय r² इसका रेडियस है, तो इस डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो
नंबर ऑफ़ स्टीरेडियंस आ जाते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास जो है वो 4 पाई बच जाता है। मतलब कि इंटीरियर पॉइंट पर एक स्फेयर के अंदर जो है वो 4 पाई स्टीरेडियंस पाए जाते हैं। एंगल जो होता है वो 4 पाई स्टीरेडियन होता है। ओके, तो बस समझने वाली इसमें बात यही है कि इसके अंदर हमने रेडियस का स्क्वायर जब लेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, उस वैल्यू को जब आप इक्वल करेंगे इसके सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया आप कोई भी लेंगे इस स्फेयर के ऊपर, जब उसका सरफेस एरिया इतना लेंगे कि उसके आर स्क्वायर रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उसको जो एंगल बनेगा उसके सेंटर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, उस एंगल को आप उसका 1 स्टीरेडियन कहेंगे आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।